हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज हम पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो हमने क्या पढ़ा था? परिसज्जा। परिसज्जा क्या होती है, परिसज्जा कब करी जाती है और परिसज्जा के प्रकार। ठीक है, थोड़ा सा हमने देख लिया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? परिसज्जा। परिसज्जा क्या होती है? करघे से जो वस्त्र उतरे होते हैं, ग्रे गुड्स और ग्रीस वुड, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रे गुड्स बोलते हैं और ग्रीस वुड बोलते हैं। इतना हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। और जो परिसज्जा होती है, जब धागे से वस्त्र बन जाता है, वस्त्र से जब पहनने योग्य वस्त्र बनाने के लिए परिसज्जा की जाती है, ये भी हमने देख लिया था। और परिसज्जा कितने प्रकार की होती है ये हम देख रहे थे, तो उसमें हमने एक पोर्शन देख लिया था। तो पहला, परिसज्जा के प्रकार कितने प्रकार की होती है? भौतिक यानी यांत्रिक, ठीक है, यानी यांत्रिक परिसज्जा। और दूसरी होती है रासायनिक परिसज्जा। रासायनिक परिसज्जा, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में यांत्रिक परिसज्जा पूरी देख ली थी कि कौन कौन सी होती है। इसमें कुटाई करना होता है और क्या होता है, कड़ा करना होता है, कैलेंडरिंग होती है, टिंटरिंग होती है। इन सारी चीजों को हमने डिटेल में देखा था। आज हम क्या देखेंगे? रासायनिक परिसज्जा, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे? ये रासायनिक परिसज्जा देखेंगे हम। तो यांत्रिक परिसज्जा देख लेते हैं कौन कौन सी होती है, सॉरी, रासायनिक परिसज्जा देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। रासायनिक रासायनिक परिसज्जा। हम पहले ये समझेंगे कि रासायनिक परिसज्जा क्या होती है। रासायनिक परिसज्जा वो होती है जिसमें हम केमिकल के थ्रू जब केमिकल का रिएक्शन होता है, उसका असर जो वस्त्र पर पड़ता है वो आता है इसके अंतर्गत, रासायनिक परिसज्जा के अंतर्गत था। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मर्सराइजिंग। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग क्या है? मर्सराइजिंग एक परिसज्जा है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्त्र में चमक लाई जाती है, उसकी मजबूती को बढ़ाया जाता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाया जाता है, उसमें कड़ापन लाया जाता है मर्सराइजिंग के प्रोसेस के द्वारा। और ये प्रक्रिया किस वस्त्र पर की जाती है? सूती वस्त्र पर। सूती वस्त्र पर, ठीक है। सूती वस्त्र पर जब हम रासायनिक क्रिया कर कर उसको चमक बढ़ाते हैं, उसमें उसकी मजबूती बढ़ाते हैं, ठीक है, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मर्सराइजिंग। और इसमें यूज क्या होता है? कास्टिक सोडा, ठीक है। क्या यूज होता है? कास्टिक कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का यूज करके हम वस्त्र का क्या करते हैं? मर्सराइजिंग करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक जो है परिभाषा दी है, किसने दी है? हॉलर एवं सैडलर ने क्या कहा है? मर्सराइजेशन वस्त्र पर क्षार की क्रिया है। क्या? मर्सराइजेशन मर्सराइजेशन वस्त्र पर क्षार मतलब कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा क्या है? मर्सराइजेशन वस्त्र पर क्षार की अभिक्रिया है। इससे बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मर्सराइजेशन क्या होता है, मर्सराइजिंग क्या है। मर्सराइजिंग वस्त्र पर क्षार की मतलब कास्टिक सोडा से जब हम क्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है? मर्सराइजिंग प्रोसेस होती है। और ये किस वस्त्र पर की जाती है? सूती वस्त्र पर। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूती वस्त्र पर कौन सी परिसज्जा की जाती है, तो मर्सराइजिंग। या फिर पूछा जाता है मर्सराइजिंग की प्रोसेस कौन से वस्त्र पे होती है, तो सूती वस्त्र पे होती है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो कास्टिक सोडा का। बहुत बार रिपीट किए गए ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। मर्सराइजिंग कैसी परिसज्जा है? रासायनिक परिसज्जा है, क्योंकि इसमें
केमिकल का यूज हो रहा है और कौन से कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा क्या है, क्षार। इतना क्लियर हुआ। रासायनिक परिचर्या में हमने मर्सराइजिंग देखी और इसमें एक परिभाषा दी गई है, मर्सराइजेशन वस्त्र पर क्षार की अभिक्रिया है। ये किसने कहा है, हॉलन एवं सैडलर ने कहा है, हॉलन एवं सैडलर। हॉलन एवं सैडलर ने कहा है कि वस्त्र पर क्षार की अभिक्रिया ही मर्सराइजेशन है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे, क्रीज रेजिस्टेंस, क्रीज रेजिस्टेशन, क्रीज रेजिस्टेशन मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, क्रीज क्या होती है, सिकुड़न, ठीक है, सिकुड़न होती है, मतलब जो चुन्नट जैसी रिंकल्स पड़े होते हैं वो होती है क्रीज। तो इस परिसज्जा में क्या किया जाता है, कपड़ों के सिलवट नहीं पड़ते। जब ये क्रीज रेजिस्टेंस जो है परिसज्जा की जाती है तो उस वस्त्र में रेजिस्टेंस का मतलब दूर होना, क्रीज से दूर हो जाता है वस्त्र, मतलब वो वस्त्र उसमें क्रीज नहीं पड़ती है, सिकुड़न नहीं पड़ती है, रिंकल्स नहीं पड़ते, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, इसको जब हम धोते हैं और धोते हैं तो ये वस्त्र सिकुड़ते भी नहीं है। जिस वस्त्र पर ये परिसज्जा कर दी जाती है क्रीज रेजिस्टेंस, तो उसमें क्या होता है कि ये जो वस्त्र होते हैं वो सिकुड़ते नहीं है। इसमें क्या होता है, दो तरीके के वस्त्र बनते हैं, ठीक है। एक होता है धो और पहनो, ठीक है, धो और पहनो बनता है। इसमें क्या होता है, ये वस्त्र ऐसे होते हैं, इस वस्त्र में जब परिसज्जा कर दी जाती है तो ये वस्त्र ऐसे होते हैं, इसको धो और पहनो, क्या करना है, धो और पहनो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, प्रेस नहीं करना पड़ता है, प्रेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो जब कपड़ा ऐसा हो जाता है, एक होता है कि धो और पहनो, उसमें क्या होता है कि वस्त्र को चाहे जैसे भी धुलो चाहे जैसे सुखाओ तो वो क्या होता है, वो खराब नहीं होता, उसमें सिकुड़न नहीं पड़ती, पर वो पहनने योग्य होता है। एक ऐसा होता है जिसमें जिस तरीके से वो वस्त्र बना होता है सेम है, उसी तरह रहता है, वो होता है, उसमें प्रेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। उसमें टिकाऊ प्रेस होती है। जब तो इसमें क्या होता है, जब हम सामान्य क्रीज रेजिस्टेंस करते हैं तो उसमें रेजिन का कितना प्रयोग करते हैं, 3%। कितना, इसकी प्रक्रिया रेजिन के थ्रू होती है, क्रीज रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, क्रीज रेजिस्टेंस की प्रोसेस किससे होती है, रेजिन के थ्रू होती है, ठीक है, रेजिन के थ्रू होती है। तो अगर जब सामान्य है, जब हम सामान्य कर रहे हैं तो क्या होगा, 3% रेजिन का यूज होता है, ठीक है, रेजिन का यूज 3% होता है जब हम सामान्य क्रीज रेजिस्टेंस करते हैं तो। और अगर धो और पहनो करते हैं तो इसमें क्या होता है, 7% जो है रेजिन का यूज होता है, ठीक है, 7% रेजिन का यूज होता है धो और पहनो का। और जब ऐसा वस्त्र तैयार करते हैं जिसमें बिल्कुल प्रेस करने की जरूरत ही ना पड़े, वो एज इट इज रहता है, तो हम वहां पे 10% रेजिन का यूज करते हैं, ठीक है, कितना, 10%। और ये बहुत ज्यादा मात्रा होती है रेजिन की, ठीक है, रेजिन की 10% का यूज करते हैं। तो क्लियर हुआ, क्रीज रेजिस्टेंस क्या हुआ, जिसमें ऐसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं इस परिसज्जा के द्वारा जिसमें जो है वस्त्र सिकुड़ता नहीं है, उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। और वो भी 3 तरीके के वस्त्र होते हैं, एक सामान्य होता है कि उसको हम डेली यूज में करते हैं, एक होता है धो और पहनो, जैसे नायलॉन वगैरह के वस्त्र होते हैं ना, उसको हम धोते हैं, पहन लो, कोई दिक्कत नहीं होती। और एक होता है वो परमानेंट प्रेस जैसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें रेजिन की सहायता से क्रीज रेजिस्टेंस किया जाता है। और अगर सामान्य कर रहे हैं क्रीज रेजिस्टेंस तो 3% रेजिन करेंगे, और जो धो और पहनो की स्थिति होती है ना, वहां पे 7%, और जहां पे प्रेस नहीं करना पड़ता है, मतलब टिकाऊ प्रेस,
यहाँ पे एक शब्द और लिखिए, टिकाऊ प्रेस। ठीक है, जब टिकाऊ प्रेस होता है तो 10% रेजिन का यूज किया जाता है। इतना क्लियर? तो हमने क्या क्या देख लिया, मर्सराइजिंग देख ली और क्रीज रेजिस्टेंस देख लिया। मर्सराइजिंग क्या होता है, वस्त्र में चमक बढ़ाई जाती है और उसकी मजबूती को बढ़ाया जाता है। नॉर्मली वो मेन रूप से सूती वस्त्र के लिए ही वो परिसज्जा है। और क्रीज रेजिस्टेंस में क्या होता है, वस्त्र में सिकुड़न नहीं पड़ती। इतना क्लियर? अब दूसरा देखते हैं, मॉथ प्रूफिंग। मॉथ प्रूफिंग मतलब क्या होता है, कीड़ों से सुरक्षा करना वस्त्र की। ठीक है, कीट अवरोधक वस्त्र तैयार करने के लिए भी परिसज्जा की जाती है। ठीक है, इतना क्लियर? इसमें क्या होता है, हम वस्त्रों को उनकी जो है जो संग्रहीकरण है उसके थ्रू भी इससे रक्षा कर सकते हैं। और जो मॉथ प्रूफिंग परिसज्जा होती है उसको क्या करते हैं, जब रेसे बनाए जाते हैं ना, उसी में कुछ ऐसे केमिकल मिला दिए जाते हैं जिससे कीड़े उन कपड़ों को काटते नहीं। ठीक है, क्या होता है, कीड़े उनको उन कपड़ों को काटते नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, कई तरीके से इसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वस्त्र बनकर तैयार हो गया तो उसका संग्रह करते हैं, संग्रह ठंडे स्थान पर करके वस्त्र को सुरक्षित रखा जा सकता है ना। ठंडे स्थान पर रखकर वस्त्र को सुरक्षित रखा जा सकता है कीड़ों से। परंतु अगर वस्त्र, ये तो बनने के बाद हुआ ना, जब वस्त्र बन रहा है तब हम क्या करेंगे, जब वस्त्र बन रहा है तब हम क्या करेंगे, इसको जो है इसमें केमिकल मिलाएंगे। तो कई तरीके के केमिकल होते हैं। ठीक है, एक होता है विष से संपर्क। ठीक है, क्या होता है, विष से संपर्क करा देते हैं रेशे का। ठीक है, और विष कौन सा यूज करते हैं, डीडीटी। डीडीटी का यूज करते हैं कपड़ों में, जहां पर कपड़ों का संग्रह किया जाता है वहां पर डीडीटी का यूज करते हैं, या फिर रेशे के निर्माण के साथ ही उसमें मिला दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ? दूसरा क्या होता है, रंगाई में डुबोते समय, रंगाई करते समय, रंगाई करते समय क्या होता है, जब वस्त्र के रेशे रंगे जाते हैं या वस्त्र बनकर रंगा जाता है तो भी क्या होता है, इसमें केमिकल मिलाकर मॉथ प्रूफिंग की जाती है। ठीक है, एक होता है अनावश्यक गंध से बचना। ठीक है, गंध वाला कौन सा केमिकल यूज करते हैं, गंध का कौन सा केमिकल यूज कर सकते हैं, तो उसमें होता है पेराडाइक्लोरोबेंजीन। क्या होता है, पेराडाई पेराडाइक्लोरोबेंजीन। इस केमिकल को मिलाते हैं कब, इस गंध को दूर करने के लिए। वस्त्र में क्या करते हैं, इन गंध से कीड़े मकोड़े दूर जाते हैं, इसलिए जहां पर वस्त्र बनाते हैं या फिर रेशों में इसका यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं, नेप्थलीन, नेप्थलीन की गोली, नेप्थलीन की गोली यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं, और यूज करते हैं कीटवाल का प्रयोग। कीट बॉल आते हैं जिससे कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। ठीक है, तो मॉथ प्रूफिंग क्या होता है, कीट बॉल होता है उसको दूर कर से जो है मॉथ प्रूफिंग की जाती है। या तो इन सब चीजों को वस्त्र बनने के बाद जहां पर वस्त्र का संग्रहीकरण किया जाता है वहां रखा जाता है, या फिर रेशों में मिला दिया जाता है रेशों के बनते समय, या फिर रंग के माध्यम से मिला दिया जाता है। मतलब जो ये परिसज्जा है किसी ना किसी माध्यम से इन चीजों को रेशों में मिलाया जाता है जिसमें कीड़े दूर रहे। और जो ये मॉथ होता है ना वो सिल्वर कलर का होता है। ठीक है, सिल्वर कलर का होता है कीड़ा जो कपड़ों को काटता है। ठीक है, किस कलर का होता है, सिल्वर। सिल्वर होता है, आधा इंच का होता है। ठीक है, आधा इंच के लगभग ये कीड़ा होता है जो वस्त्रों को काटता है। तो हम इससे पूरी समझ में आ गया मॉथ प्रूफिंग क्या होती है, इससे दूर कैसे किया जाता है और कीड़ा कैसा होता है। इतना क्लियर? अब नेक्स्ट देखेंगे हम,
नेक्स्ट क्या देखेंगे, मिल्ड्यू प्रूफिंग। माइल्ड्यू प्रूफिंग, इसमें क्या होता है, फफूंद से सुरक्षा करी जाती है। फफूंद, फफूंद से सुरक्षा करी जाती है रेशों की और वस्त्र की। जब कभी ज्यादा नमी वाले स्थान पर कोई वस्त्र रखा रहता है तो उसमें फफूंद उग आती है ना। ज्यादातर ये कॉटन के कपड़ों में होता है, कॉटन और ऊन के कपड़ों में फफूंद उगाती है जो कि वस्त्र को नष्ट कर देते हैं, वस्त्र वहां से कमजोर हो जाता है। तो इसमें ऐसी प्रूफिंग करी जाती है जिसमें किसका यूज किया जाता है, टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन और फर्मिलहाइड, क्या है, फर्मेल्डिहाइड, फर्मेडिहाइड, ठीक है। इन केमिकल का यूज करके वस्त्र को जो है क्या करते हैं, फफूंद अवरोधक बनाते हैं। क्लियर, क्या होता है, जब हम इन रसायनों का प्रयोग करते हैं कपड़ों पर तो उस वस्त्र में फफूंद नहीं लगती। इतना क्लियर हुआ। तो जो मॉथ प्रूफिंग हुई वो कीड़ों से बचाने के लिए होती है और ये मिल्ड्यू प्रूफिंग होती है फफूंद से बचाने के लिए। ज्यादातर ये सूती वस्त्रों में होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग क्या होता है, ऐसे वस्त्र का निर्माण करना जो कि पानी से बचाए, पानी को अंदर ना जाने दे, ये होते हैं वाटर प्रूफिंग। इसमें क्या होता है, इसकी सतह पर, वस्त्र की सतह पर क्या लगाते हैं, रेजिन लगाते हैं और क्या लगाते हैं, राल लगाते हैं, रेजिन, रॉल, और क्या लगाते हैं वाटर प्रूफ के लिए, एल्यूमिनियम सॉरी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का घोल लगाते हैं, एल्यूमिनियम का घोल, और क्या लगाते हैं, मोम का लेप लगा देते हैं, साबुन का घोल लगा देते हैं, मोम का लेप और साबुन का घोल, घोल लगाकर सुखा देते हैं वस्त्र को, घोल लगाकर वस्त्र को सुखा देते हैं। इन सारी चीजों के माध्यम से वस्त्र को इस तरीके से कवर करते हैं कि वो पानी अंदर न जाने पाए। कुल मिलाकर वाटर प्रूफिंग ये होती है जब वस्त्र पर ऐसी चीज का लेप लगाकर सुखा देना जो कि पानी में घुलनशील ना हो, जो कि पानी से घुलती ना हो, ऐसी चीज को जब लगाकर वस्त्र को सुखा देते हैं, वस्त्र का जो है वस्त्र की परिसज्जा कर देते हैं तो वो वाटर प्रूफिंग हो जाता है, पानी उसके अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, तो इसका बेस्ट उदाहरण होता है जो रेजिन की मैट आती है ना, उसमें क्या होता है, पानी नीचे नहीं जा पाता है। ठीक है, तो जो वाटर प्रूफिंग परिसज्जा में क्या होता है कि वस्त्र पर ऐसे लेप लगाकर सुखा दिया जाता है उसको कि पानी उसके अंदर नहीं जा पाता है। इसी के साथ एक हम और पढ़ेंगे, वाटर रिप्लेंट। वाटर वाटर रिप्लेंट, वाटर रिप्लेंट में क्या होता है, वस्त्र की जो सतह होती है इतनी घनी बुनी जाती है, वस्त्र की सतह इतनी घनी बुनी जाती है, घनी बुनी जाती है कि जल अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, प्रवेश नहीं कर पाता है। इसमें क्या होता है, अगर परंतु अगर अधिक दबाव पड़े,
अधिक दबाव, किस चीज का अधिक दबाव? जल का। अधिक दबाव जल का पड़े तो पानी प्रवेश कर जाता है। प्रवेश कर जाता है। वाटर रिप्लेट में क्या होता है? वस्त्र की सतह को इतना ज्यादा घना बुना जाता है या फिर ऐसे रेशों से बुना जाता है कि पानी अंदर प्रवेश ना कर पाए, परंतु अगर अधिक दबाव पड़ता है तो पानी अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पानी अंदर प्रवेश कर सकता है, ये वाटर रिप्लेंट होता है। वाटर प्रूफिंग में क्या होता है? पानी बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा। इतना क्लियर? इसकी बुनाई अलग से करी जाती है, घनी करी जाती है, जिससे पानी प्रवेश ना कर सके, और उसमें किसी न किसी चीज का लेप लगाकर वस्त्र को वाटर प्रूफ बनाया जाता है। तो वाटर रिप्लेंट और वाटर प्रूफिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है फायर प्रूफ। फायर प्रूफ, फायर प्रूफ में क्या होता है? फायर प्रूफिंग परिसज्जा क्या होती है? इस परिसज्जा में वस्त्र को इस तरीके से बनाया जाता है, उसमें ऐसी परिसज्जा की जाती है कि जब वो अग्नि के संपर्क में आता है तो वो जलता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? अमोनिया सल्फेट लगाया जाता है। अमोनिया सल्फेट, अमोनिया सल्फेट से जो है वस्त्र को कवर कर दिया जाता है। और क्या होता है? इसकी जो है, तो इसमें क्या होता है? इसकी जो परिसज्जा होती है, इसके माध्यम से वस्त्र में आग नहीं लगती है, तो वो फायर प्रूफिंग होता है। और इसमें क्या कहते हैं? बोरेक्स व बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बोरेक्स, बोरेक्स व बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। किस लिए? वस्त्र को अग्निरोधी बनाने के लिए, फायर प्रूफ बनाने के लिए। ठीक है, किन किन चीजों का यूज करते हैं? अमोनिया सल्फेट का, बोरेक्स व बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं वस्त्र को फायर प्रूफ बनाने के लिए। कितना क्लियर? इसमें एक आता है एक धातु जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं, वो होता है एस्बेस्टास। एस्बेस्टास, ये जो वस्त्र है, इससे इस रेशे से बने वस्त्र भी जो है वो फायर प्रूफ होते हैं। ठीक है, इस रेशे से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनमें आग नहीं लगती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोनाइजिंग। कार्बो अब हम क्या समझेंगे? कार्बोनाइजिंग का। अब कार्बोनाइजिंग क्या होता है? कार्बोनाइजिंग ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्यतः ऊन पर की जाती है। और क्या होता है? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालकर चिपचिपे पदार्थ को हटाया जाता है। ठीक है, कार्बोनाइजिंग में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड को डालकर, सल्फ्यूरिक एसिड को डालकर चिपचिपे पदार्थ को, चिपचिपे पदार्थ को हटाया जाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया किस पर की जाती है? तो ऊन पर की जाती है। किस पर की जाती है? कार्बोनाइजिंग की प्रोसेस, कार्बोनाइजिंग की प्रोसेस ऊन पर की जाती है, मतलब ऊन पर की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? जो ऊन के रेशों में चिपचिपा पदार्थ होता है उसको हटाया जाता है। और किसके माध्यम से हटाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड के माध्यम से। इतना क्लियर? उसके बाद आता है ब्लीचिंग। क्या आता है? ब्लीचिंग। ब्लीचिंग क्या होता है? विरंजक।
इसमें क्या किया जाता है, वस्त्रों के रंग को उड़ाया जाता है और सफेद वस्त्रों को और सफेद किया जाता है। क्या होता है ब्लीचिंग में, क्या होता है, रंगीन कपड़ों, जो वस्त्र होते हैं, जो रेसे होते हैं, जो कलरफुल होते हैं, कोई भूरा होता है, कोई थोड़ा सा सिलेटी होता है, जो उनमें से गंदगी होती है, उसको हटाने के लिए ब्लीचिंग करी जाती है। मतलब वस्त्र को सफेद किया जाता है रंगने के पहले। जब हम किसी वस्त्र को रंगते हैं तो रंग पे उसका अच्छा प्रभाव, रंग का उस वस्त्र पे अच्छा प्रभाव पड़े, उसके लिए उससे पहले वस्त्र को ब्लीच किया जाता है। तो वो होती है प्रोसेस ब्लीचिंग। ब्लीचिंग से क्या होता है, ये विरंजक होता है और इससे सफेद कपड़ों को और ज्यादा सफेद किया जाता है। इतना क्लियर। इसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक यूनिवर्सल ब्लीच है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक यूनिवर्सल ब्लीच है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। और किसका प्रयोग किया जाता है ब्लीच में? सॉरी, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। ये ज्वेल वाटर होता है। क्या होता है? ज्वेल वाटर। इतना क्लियर। इन चीजों का यूज करके वस्त्र के रंग को हटाया जाता है और सफेद वस्त्रों को और ज्यादा सफेद सफेद किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा ब्लीचिंग जो है प्राकृतिक है? कौन सी ब्लीचिंग प्राकृतिक है, मतलब कौन सा विरंजक प्राकृतिक है? कौन सा विरंजक प्राकृतिक है? तो सूर्य की किरणें। सॉरी, सूर्य की किरणें जो है वो प्राकृतिक विरंजक होती हैं। इतना क्लियर। एक आता है एंटीसेप्टिक परिसज्जा। क्या आता है? एंटीसेप्टिक परिसज्जा। ये परिसज्जा क्या होती है? किसी भी बाहरी वायरस, बैक्टीरिया आदि से वस्त्र को बचाने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। किन ऐसे वस्त्रों पर किया जाता है जो कि स्किन के सीधे प्रभाव में आते हैं, त्वचा के सीधे प्रभाव में जो वस्त्र आते हैं उन पर यह परिसज्जा की जाती है। जैसे मोजे हैं और जूतों का जो अंदर का कवर होता है और जो ग्लव्स वगैरह होते हैं उनमें ये परिसज्जा की जाती है, एंटीसेप्टिक परिसज्जा। ये क्या होती है? ये हॉस्पिटल के कपड़ों पर भी महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो पेशेंट होता है उनको वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनसे बचाने के लिए वस्त्र पे एंटीसेप्टिक परिसज्जा करी जाती है जिससे वस्त्रों से वायरस वगैरह दूर रहते हैं। इसमें किसका यूज करता है? चतुर्थक अमोनिया यौगिकों का। किसका? चतुर्थक अमोनिया यौगिकों का, यौगिकों का प्रयोग करते हैं एंटीसेप्टिक परिसज्जा के लिए। और क्या यूज करते हैं? जो विभिन्न प्रकार की अब जो है चल रहे हैं, काफी एंटीसेप्टिक जो है लिक्विड आ रहे हैं, जैसे डेटॉल है, सेवलान वगैरह से भी इसको जो है किया जाता है। सबसे ज्यादा भाप से भी किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है? भाप से। वस्त्र को गर्म भाप पे बहुत ज्यादा देर तक पकाते हैं, फिर उसको एकदम से ठंडा करके उसको पैक कर कर रख देते हैं। वो भी एंटीसेप्टिक परिसज्जा के अंतर्गत ही आता है। तो इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, आपको क्लियर हो गया हो कि रासायनिक परिसज्जा क्या है। तो परिसज्जा का टॉपिक आज खत्म होता है। हमने क्या देख लिया? परिसज्जा क्या होती है, परिसज्जा के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार हैं, यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा में हमने क्या देखा था कि यांत्रिक परिसज्जा ऐसी परिसज्जा है जिसमें किसी न किसी यंत्र का यूज करके वो परिसज्जा की जाती है। और रासायनिक में क्या होता है, जो केमिकल के यूज से परिसज्जा करी जाती है वो इसके अंतर्गत आती है।
तो इतना क्लियर परिसज्जा क्या होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर इस आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।